सबसे पहले यहाँ पे अपन देखना शुरू करते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है कि सर राजस्थान राज्य को 4 भौतिक प्रदेश जो है इसमें डिवाइड करा जाता है। अब 4 भौतिक प्रदेश आपके कौन कौन से होंगे, मैंने बात करी थी कि सर अपने को देखने को मिलता है सबसे पहले एक भौतिक प्रदेश जिसका नाम है पश्चिमी मरु प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरु प्रदेश को हमने 2 भागों के अंदर बांटा था। एक तो मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पे शुष्क प्रदेश और दूसरा मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पे अर्ध शुष्क प्रदेश। अब शुष्क प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था इसको 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त की अगर मैं बात करता हूं तो यह है आपका 58.5% भूभाग और मुक्त की अगर मैं बात करता हूं तो यह देखने को मिलता है मेरे को 41.5% भूभाग। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया था जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक एक लाठी क्षेत्र देखने को मिलता है, एक फलोदी के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बाप बोल्डर, एक आपको देखने को मिलता है हमादा पोखरण फलोदी और बालोतरा के मध्य एक ट्राइंगल देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं हमादा। और इसके अतिरिक्त आपको एक देखने को मिलता है जैसलमेर के मुक्त प्रदेश जो है ये देखने को मिलेंगे। ठीक, ये तो हुई बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। युक्त के अंदर मैंने आपको बताया था रेखीय बालू का स्तूप देखने को मिलेगा, पवनानुवर्त रेखीय को ही आप पवनानुवर्ती बोल दोगे, उसके अलावा अवरोधी बालू का स्तूप देखने को मिलेगा, एक आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखने को मिलेगा, बरखान देखने को मिलेगा, पैराबोलिक देखने को मिलेगा, स्क्रब काफिस देखने को मिलेगा जिसको नेबका या लुनेट जो है ये कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैं आया वो आया राजस्थान के अंदर, देखना शुरू करते हैं हम अर्धशुष्क प्रदेश। अब देखो अर्धशुष्क प्रदेश, सबसे पहले मैं कोई भी प्रदेश अगर देखता हूं तो मुझे उसकी अवस्थिति जो है उसका पता होना चाहिए कि साहब उसकी अवस्थिति जो है वो कहां पे आपको देखने को मिलती है। आप अर्धशुष्क प्रदेश देखना शुरू करेंगे तो ये मेरे को विस्तृत दिखाई देगा कहां पे आपका, आप बोल सकते हो कि साहब इधर तो देखने को मिलती है मेरे को अरावली और इधर देखने को मिलता है मेरे को पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो ये पाया जाता है अरावली के पश्चिम में व पश्चिमी शुष्क प्रदेश या मरु प्रदेश के पूर्व में अर्धशुष्क प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वो ये बनता है कि साहब वर्षा रेखा कौन कौन सी के मध्य मिलेगा, बोल सकता हूं 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के मध्य जो है ये आपका पाया जाएगा। अर्धशुष्क प्रदेशों को कितने भाग में बांटा जाता है, मैं बोलूंगा कि सर 4 भाग में बांटा जाता है। उत्तर में देखने को मिलेगा घग्गर का मैदान, फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे स्पेशली जो शेखावाटी आंतरिक प्रदेश जो देखने को मिलता है, यहां पे आपको जो नदी दिखाई देगी वो देखने को मिलेगी अपने कातली नदी जो है ये देखने को मिलती है। कातली नदी की विशेषता क्या होती है, ये नीचे नीचे बहती हुई दिखाई देगी आपको। यहां पे चूना प्रदेश है, चूना क्षेत्र है, नीचे नीचे इन द सेंस कुछ जगह ये जमीन के नीचे बहती हुई दिखाई देती है, कातली नदी है आपकी। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र आ गया है इसके अंदर। अच्छा यहां पे एक चीज का ध्यान और रखेंगे आप, यहीं पर आपको बीच में देखने को मिलता है एक तीसरे नंबर पे नागौर उच्च भूमि, ये ऊंचा क्षेत्र जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद में फोर्थ देखने को मिलता है आपको लूनी बेसिन क्षेत्र, जिसके लिए स्पेशली जो वर्ड यूज करा जाता है वो करा जाता है आपका, मैं बोल सकता हूं गोडवार प्रदेश जो है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 भाग जो है ये देखने को मिलेंगे यहां पे। अब सर यहां से आप जो है इसको हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं कि साहब एक मिनट, आप स्पेशली इसमें सॉरी अगेन, चलिए आ जाइए। 4 प्रदेश स्थिति मैंने बता दी, अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भाग में जाता है, गोडवार प्रदेश या लूनी नदी क्षेत्र आपका, शेखावाटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र या मैं बोल सकता हूं इसको अपना शेखावाटी भाग बोल सकते हैं, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र बोल सकते हैं, नागौर उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान जो है बिल्कुल सुदूर उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, या मैं बोल सकता हूं राजस्थान का जो उत्तरी भाग है
यहां पे आपका पाया जाएगा घग्गर का मैदान आपका। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूं इस क्षेत्र के अंदर अपना कौन सा लूनी क्षेत्र जो है, लूनी क्षेत्र नदी जो है इस, सॉरी लूनी को छोड़ो, सबसे पहले अपन देखना शुरू करते हैं घग्गर नदी क्षेत्र या घग्गर का मैदानी भाग, जो राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में आपको देखने को मिलता है ना। घग्गर का मैदान जो कि कहां दिखाई देगा, राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में। अब यहां पे है ना हमें कुछ सब डिवीजन जो हैं ये पता होने चाहिए कि सब डिवीजन कौन कौन से हैं आपके इसके, या इसका उपविभाजन जो है वो क्या है। अब देखो सबसे पहले मेरे को इस घग्गर के मैदान को समझने के लिए मेरे को यह पता होना चाहिए कि सर ये घग्गर का मैदान जो है ये आपका बना कैसे है ना। जब मेरे को ये पता होगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूं। होता क्या है सर, मैंने आपको वही बताई थी कल एक कहानी गोंडवाना लैंड वाली, और मैंने कहा था कि ये भाग जो है यहां पे टैथिस सागर कभी हुआ करता था, और यहां से हिमालय की आने वाली नदियां जो हैं वो प्रवाहित होती। घग्गर को ही बोलते हैं प्राचीन सरस्वती नदी है, हिमालय की नदी है, नो डाउट हिमालय से उद्गम होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालय में शिवालिका से होता है। अब ये जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ तो मेरे को क्या दिखाई देगा, यहां पे उत्तर में दिखाई देता है घग्गर का मैदान आपका। सिंपल सी बात है, घग्गर नदी यहां पे कभी प्रवाहित हुआ करती थी। अब घग्गर नदी जो है वर्तमान में क्या हो गई है आपका, विलुप्त हो गई है। जब पहले प्रवाहित हुआ करती थी तो कहां, किस नदी तंत्र का हिस्सा थी। अगर आप देखते तो इस तरफ मेनली मेरे को देखने को मिलता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु होगी, झेलम होगी, चिनाब होगी, रावी होगी, व्यास होगी और आपकी सतलज नदी होगी। स्पेशली अगर आप ये क्षेत्र देखना शुरू करते हो तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं बोल सकता हूं एक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा सतलज नदी। ठीक है, अब सतलज नदी को अगर आप देखना शुरू करते हो तो सतलज नदी की सहायक नदी हुआ करती थी कौन सी, घग्गर नदी आपकी। ठीक, अब मैं ये बोल सकता हूं कि साहब सतलज और यहां पे आपका घग्गर जो राजस्थान राज्य का उत्तरी भाग है, कोई मुझसे पूछ रहे उत्तर का मैदान, भाई है तो मैदान ही, प्लेन क्षेत्र है गंगानगर हनुमानगढ़, ऐसा तो नहीं पहाड़ी वगैरह है तो भौतिक रूप से मैदान ही। अब जब ये उत्तर का मैदान मेरे को देखने को मिलता है तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि साहब ये किसका मैदान है, मैं बोलूंगा सिंधु नदी तंत्र का मैदान। और गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो आपका दोआब देखने को मिलता है, दोआब बोलते हैं दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को, तो ये देखने को मिलता है मेरे को सतलज और घग्गर का दोआब। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना उनसे कि राजस्थान राज्य का उत्तरी भाग अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर जो घग्गर का मैदान देखने को मिलता है, ये घग्गर का मैदान किस नदी तंत्र का हिस्सा है, तो मैं बोल सकता हूं सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। उसके अलावा कौन सा दोआब है, तो मैं बोलूंगा सतलज और घग्गर जो है उसका दोआब ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे कुछ वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड आएगा यहां पे देखने को मिलेगा मेरे को नाली क्षेत्र, यहीं पर मेरे को देखने को मिलेगा पाट क्षेत्र आपका। ठीक, अब देखो नाली सिंपल सा आप बोलोगे, मैं अगर नॉर्मली बोलूं कि साहब नाली जो है, आप बोलोगे सब गहरा से खड्डा होता है जिसके अंदर पानी जो है निकास के लिए बनाते हैं, उसी को बोलेंगे नाली आप। तो घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर विस्तृत। अब यहां पे सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर राजस्थान के अंदर अच्छी खासी होती दिखाई देती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन हरित घाटी प्रदेश जो है ये कहते हैं। ठीक है, वैदिक सरस्वती नदी भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा ये सतलज और ये बना हुआ है किसका, घग्गर, सतलज, और आपका एक नदी देखने को मिलती है चोतांग। ये चोतांग नदी जो है इनके द्वारा निर्मित मैदान है, जलोढ़ मैदान है। दोआब मैंने बता दिया सतलज और घग्गर का दोआब। अब देखो यहां पे हमेशा जहां कहीं पे कोई नदी आपकी आती है तो सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो कि सर उस क्षेत्र के अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, जो आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली ये फर्टाइल एरिया देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा क्षेत्र क्या देखने को मिलेगा मेरे को, उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहां पे जो मिट्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। यहां पे कुछ शब्द लिए मैंने, एक शब्द लिया मैंने नाली क्षेत्र,
तो नाली कहां क्या होगा? नाली मैं बोल सकता हूं हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर की शुष्क घाटी जो है इसको कहा जाएगा नाली। पहला क्वेश्चन क्या बना कि साहब नाली क्षेत्र किसको कहा जाता है? मैं बोल सकता हूं हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर की शुष्क घाटी इसको कहा जाएगा नाली क्षेत्र। पाट प्रदेश, पाट प्रदेश हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान होगा, जो समतल क्षेत्र होगा, उसको बोलेंगे अपन पाट क्षेत्र। नाली मैं बोल सकता हूं शुष्क घाटी घग्गर की, पाट आपका एक समतल मैदान देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे पाट, हनुमानगढ़ में ही होंगे दोनों के दोनों। फिर उसके बाद में काठी या बग्गी, तो काठी या बग्गी मैं बोल सकता हूं घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में पाए जाने वाला उपजाऊ मृदा का क्षेत्र, इसको बोलेंगे काठी या बग्गी। ये तीन नाम मेरे को पता होने चाहिए, नाली, पाट और काठी और बग्गी। ये नाम क्लियर हैं तो लगभग यहां तक की कहानी जो है वो मेरी क्लियर है। देन सर उसके बाद में मैं यहां से निकल के थोड़ा सा और आगे की तरफ आता हूं, थोड़ा सा आगे की तरफ आता हूं तो अब मेरे पास में कौन सा आएगा? शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। इस अर्धशुष्क मैदान में ही दूसरा भाग कौन सा देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा मेरे को शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब देखो यहां पे जो शब्द यूज करा जाता है, ये करा जाता है क्या आपका? बांगड़ या बांगर। दो शब्द आते हैं अपने, एक तो आता है वागड़ या वागर और एक आता है बांगड़ या आपका बांगर। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, अगर मुझसे पूछ ले बांगड़, है ना, बांगड़, बांगड़ इन द सेंस यहां पे अंगी बिंदु आएगी आपकी। क्या बोला मैंने बोला बांगड़, या मैं क्या बोलता हूं बांगर, अंकी बिंदु लगा दी, तो ये क्या होगा? शेखावाटी प्रदेश। अगर मैं बोलता हूं कि आपका वागड़ या वागर, ठीक है, मैं अंकी बिंदु नहीं लगा रहा, या मैं क्या बोलता हूं बागड़, या मैं क्या बोलता हूं बागर, कुछ भी बोल दूं, और यहां पे अंकी बिंदु लगा रहा हूं हर जगह। जहां पे अंकी बिंदु आती है ना, ये बाढ़ है, उसमें मत घुसना आप, अंकी बिंदु का ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा तरीका है इसको पकड़ने का। अंकी बिंदु ये ऊपर आ रही है, बै के ऊपर बिंदु आ रही है, जहां पे अंकी बिंदु आ रही है शेखावाटी प्रदेश का भाग होगा। बांगड़ लिख रहा है या बागड़ लिख रहा है आपका, अंकी बिंदु लगा रहा है, वो कौन सा होगा? शेखावाटी प्रदेश। और जहां पे अंकी बिंदु नहीं लगा रहा है वो क्षेत्र कौन सा होगा? वो होगा आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र राजस्थान का, है ना। तो ये अंकी बिंदु का आप स्पेशली ध्यान रखना। ये जो बांगड़ क्षेत्र होगा, बांगड़ क्षेत्र जो होगा, यहां पे आपको एक नदी देखने को मिलेगी, आंतरिक प्रवाह की नदी, ये नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है कातली। और ये जो वागड़ क्षेत्र होगा, ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिलेगी एक नदी जिसका नाम होगा माही। ये भी आप यहां पे ध्यान रखिएगा। अर्धशुष्क क्षेत्र है शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश को ही कहा जाता है अपने स्पेशली बांगड़ प्रदेश या बांगर प्रदेश राजस्थान राज्य का। स्पेशली इसके अंदर जिले आएंगे, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, आंशिक रूप से आपका चूरू जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। इस क्षेत्र के अंदर नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कातली नदी, और इसको कातली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जो है इस नाम से भी जाना जाता है, या मैं बोल सकता हूं कातली नदी का भाग जो है ये आप इसको कह सकते हो। ठीक है, देन सर अब इसको थोड़ा सा जो है और हम देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा और यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपका, आप देखोगे तो ये जो प्रदेश देखने को मिलता है मेरे को राजस्थान के अंदर, बागड़ क्षेत्र आपका, शेखावाटी प्रदेश आपका, इस प्रदेश के अंदर मैं बोल सकता हूं कि साहब यहां पे जो है ना उत्तरी सीमा इसकी वो घग्गर का मैदान होगी, वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा के मध्य होगा। बालू का स्तूप यहाँ पे बरखान पाया जाएगा, मैंने कल ये भी बताया था, बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में। अगर मुझसे पूछ ले कि सामान्यतः आपको देखने को मिलता है ये बरखान बालू का स्तूप और समवर्षा रेखा से पूछे तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, और नॉर्मली मैं बोल सकता हूं तो शेखावाटी प्रदेश जो है यहां पे भी इसको बता सकता हूं। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो यहां पे मैंने कहा था पहले कि इस क्षेत्र में आपको एक चट्टानें मिलेंगी जिनका नाम होगा चूना चट्टानें। अब देखो चूना जो होता है ना ये बहुत तेजी से घुल जाता है, किसके साथ में? आपका पानी के साथ में, है ना। अब जब चूना पानी के साथ में घुल जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, जो
जल प्रवाहित होगा, बारिश का जल होगा या नदियां जो होंगी वो जमीन के अंदर प्रवाहित होती हैं। मतलब धरातल पे आपको दिखेगा हल्का फुल्का पानी, पर पानी मैक्सिमम नीचे है। चूना जो होता है आपको पता है कि पानी के साथ बहुत तेजी से घुल जाता है, और जब बहुत तेजी से घुल जाता है तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि सर मेरे को स्पेशली इस क्षेत्र के अंदर सामान्यतः आपका आंतरिक प्रवाह जो है वो देखने को मिलेगा। आंतरिक प्रवाह से मतलब ये मत लगाना ऐसी नदी जो कि किसी समुद्र में अपना जल नहीं मिलाती है। सामान्यतः आंतरिक नदी उसको बोलते हैं ऐसी नदी जो किसी स्थल में ही समाप्त हो जाए, या तो अपना पानी किसी झील में मिला दे, या फिर मैं बोल दूं किसी समुद्र तक अपना पानी ना मिला पाए वो। ठीक है, अब यहां पे आप देखना शुरू करोगे चूना चट्टान देखने को मिलती हैं, तो इस कारण से यहां पे आंतरिक प्रवाह जो है वो इसको कहा जाता है। यहां पे पाई जाने वाली एकमात्र नदी होगी जिसका नाम होगा कातली नदी। चूरू एक ऐसा जिला जहां पे कोई नदी नहीं है, ठीक है, वैसे बीकानेर है। चूरू और बीकानेर एक ऐसे जिले जहां कोई नदी नहीं है, और मूलतः बीकानेर। कातली नदी चूरू के बॉर्डर तक जाती है। ठीक, बालू का स्तूप, वर्षा का जल जो है वो एकत्रित हो जाता है, जिसको सर या सरोवर जो है यहां पे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीकर जिले के अंदर जो कातली नदी का बेसिन होगा, जैसे वहां पे हनुमानगढ़ में मेरे को नाली देखने को मिला, हनुमानगढ़ के अंदर मेरे को वहां पे बग्गी जो है वो देखने को मिला। ठीक है, उपजाऊ मैदान आपका। उसी तरीके से सीकर के अंदर कातली बेसिन को जो है ना वो तोरावाटी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो है वो आपका खेजड़ी के वृक्ष जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अगर मुझसे पूछ लीजिए जैसे तोरावाटी क्षेत्र, कातली नदी के सहारे जो आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं उनको तोरावाटी पहाड़ियां बोलते हैं। खेजड़ी वृक्ष सबसे ज्यादा मैं बोल सकता हूं घनत्व यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। देन सर इसके बाद में हम यहां से निकले आगे। आगे आपको देखने को मिला क्या, नागौर उच्च भूमि। अब देखो नागौर उच्च भूमि की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर नागौर उच्च भूमि सबसे पहले मध्य क्षेत्र में है, ऊंचा भाग है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 से 500 मीटर। अगर मुझसे पूछे कि नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई कितनी है, सामान्यतः समुद्र से 300 से 500 मीटर, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। नागौर उच्च भूमि के अंदर यहां पे आपको देखो नमकीन चट्टाने देखने को मिलेंगी, स्पेशली इसको बोलते हैं अपन माइका सिस्ट। और यहां पे जो झीलें देखने को मिलेंगी, खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। नागौर और कुचामन अब इसके अंदर आता है, मिट्टी में यहां पे सोडियम क्लोराइड जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सांबर, डीडवाना, कुचामन ये नमकीन झीलें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैं बोल सकता हूं कि यहां पे आपका माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, उसकी वजह से जो है पानी आपका थोड़ा सा खारा देखने को मिलता है। और नागौर और अजमेर जो है इसको बोलते हैं अपन कुवड़ पट्टी या बांका पट्टी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की वजह से, मतलब यहाँ पे पानी के अंदर जो है फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, यहाँ पे पानी में आपकी फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और उस फ्लोराइड की मात्रा के अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में स्पेशली लोगों के, मतलब मैं बोल सकता हूं फ्लोरोसिस नाम की बीमारी जो है ना वो देखने को मिलेगी। और जब फ्लोरोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलेगी तो आप बोल सकते हो कि सर यहां पे मैं बोल सकता हूं कि साहब हड्डी जो है वो मतलब कमजोर हो जाती है, या कुबड़ जो है वो देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी अपन। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की कहानी जो है वो आपको क्लियर होगी। देन सर इसके बाद में अब आगे आ जाइए, तो सबसे लास्ट में आपको यहां पे देखने को मिलेगा लूनी नदी क्षेत्र, या इसको बोलते हैं अपन लूनी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जो है ये कहते हैं। अब देखो लूनी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को अगर मैं देखना शुरू करूं, कोई मुझसे पूछे कि सर लूनी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जो है वो क्या है, तो लूनी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वही आप बोल सकते हो कि गोडवार प्रदेश। जिला कौन सा देखने को मिलेगा, यहां पे जिला देखने को मिलेगा मेरे को दक्षिणी जिले। स्पेशली आप इसके अंदर बोल सकते हो कि साहब मेरे को यहां पे मूलतः पाली जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। तो लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पे प्राचीन काप मिट्टी देखने को मिलेगी। लूनी नदी जो है, मतलब लूनी बेसिन जो है वो 95.51% भाग जो है ये रखता है। ठीक है, देन पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, ब्यावर, नागौर का दक्षिणी भाग, सिरोही का थोड़ा सा भाग। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, सिरोही है ना ये अर्धशुष्क में नहीं आएगा,
अर्धशुष्क जिले में नहीं आता है। सिरोही जिले को जो हम लेते हैं वो पर्वतीय जिले में लेते हैं, कभी भी इसको अर्धशुष्क प्रदेश में नहीं रखेंगे आप। मूलतया अर्धशुष्क में मिलेगा यहाँ पे पाली, जालौर, कुछ भाग आपका जोधपुर का, ब्यावर का आपका, और आंशिक रूप से नागौर आपका। ठीक है, देन ये सभी को पता है कि बालोतरा तक इसका पानी मीठा है, उसके बाद में इसका पानी खारा देखने को मिलता है। वो ये है कि साहब यहाँ पे जो चट्टानें हैं उनकी वजह से इसका पानी आपको हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा खारा देखने को मिलेगा। अब देखो राजस्थान में दो जगह हैं, एक तो देखने को मिलता है हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर के पेटे में, और एक देखने को मिलता है, मैं बोल सकता हूं आपका बालोतरा देखने को मिलेगा लूनी नदी जो है इसके पेटे के अंदर। ठीक है, ये दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, घग्गर के पेटे में आपका हनुमानगढ़ जंक्शन और लूनी के पेटे में बालोतरा। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साहब ये बताइए कि राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक, मैं बोल सकता हूं मतलब नदी घाटी के अंदर निचले स्थान पे अवस्थित है। ऊपर हनुमानगढ़ जंक्शन आपको घग्गर के पेटे में या घग्गर के मैदान में देखने को मिलता है। अब देखो पेटे में क्या होता है, यहां पे मान लो ये नदी का क्षेत्र है, ये नदी का एक प्रवाह क्षेत्र है, नदी का इसको पेटा बोलते हैं जिसमें पानी प्रवाहित होता है, और इसी में आपका नीचे की तरफ एक कोई शहर बसा हुआ है इस नदी घाटी के अंदर, उसको बोलेंगे नदी के पेटे में अवस्थित क्षेत्र। जैसे देखने को मिलता है बालोतरा। अब देखो लूनी के अंदर बाढ़ आएगी तो बालोतरा में 101% बाढ़ आएगी, क्योंकि बालोतरा बसा हुआ ही नीचे है। लूनी के मैदान में, लूनी के पेटे में, जो घग्गर का लूनी नदी का जो मैदान है, जो पेटा है, जो क्षेत्र है, कभी भी नदी कहीं पे बहती है तो वहां पे खड्डे का निर्माण करती है। अच्छा, आप लोग जो तैयारी करते हैं, बहुत से लोग जयपुर में तो आ ही चुके हैं, और जयपुर में अगर आप आते हैं तो जहाँ पे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे रिद्धि सिद्धि के पास में, और आप यहाँ पे जैसे ही गुजर की थड़ी की तरफ आते हैं और वहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगी द्रश्वती नदी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसको अमीन शाह नाला जो है वो कहा जाता था। ठीक है, थी वो नदी जयपुर की, और जयपुर का सारा सीवेज का पानी निकलने लग गया, उसको अमीन शाह नाला बोलने लग गए। वहां पे आप जाओगे ना तो आप कभी नोट करना, आपका वाहन नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाने के वाहन का जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। वो नदी का पेटा है, नदी का एक क्षेत्र है। नदी हमेशा एक इस तरीके के मैदान में यू आकार का पेटा जो है वो बनाती चलती है, और काफी विस्तृत क्षेत्र होता है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंदर कोई शहर अगर बस गया तो सिंपल सी बात है, नदी में जब कभी बाढ़ आएगी तो वो शहर जो है बाढ़ में जाएगा। तो राजस्थान में दो क्षेत्र हैं जो कि नदी पेटे में अवस्थित हैं, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो कि घग्गर के में है, एक बालोतरा जो कि लूनी के में है। तो मुझसे अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अत्यधिक गहराई पर अवस्थित है, मैं बोलूंगा बालोतरा। हनुमानगढ़ जंक्शन से भी नीचे अवस्थित है, गहराई पर अवस्थित है बालोतरा आपका। सर ये टाइम, रवि यही टाइम रखूंगा यार, कल एक्चुअल में क्या ऑफिस से मैं थोड़ा सा आने में लेट हो गया था भाई, मेरे टाइम अपना यही रहेगा, मतलब 8 o'clock है ना, 8 से 9 के बीच में अपन टाइम रखेंगे। मैं कल थोड़ा सा मतलब ऑफिस में आने में लेट हो गया था, बट टारगेट मेरा वही है भाई, रक्षाबंधन तक जो है ना ये वाला कोर्स पूरा हो जाएगा। वीडियो वालों के लिए रक्षाबंधन तक जो है वीडियो का कोर्स पूरा हो जाएगा। ग्रेड सेकंड वाले जो हैं उनका जो पूरा कोर्स है वो आपका अगस्त के अंदर पूरा हो जाएगा। 31 अगस्त डेडलाइन है उसकी, 31 अगस्त से पहले पहले उसका कोर्स मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अपन आए, ये अपने को देखने को मिल गया। देन अब आगे आ जाओ आप, ये हनुमानगढ़ जंक्शन की बात होगी, बालोतरा की बात होगी। अब आगे निकले, ये 4 हो गए आपके प्रदेश। अब देखो यहां पे ना, इसको दोबारा एक बार मेरे साथ में आप रिकॉल कर लो कि हमने यहां पे देखना क्या शुरू करा है या हमने क्या देखा है। मैंने सबसे पहले राजस्थान राज्य का भौतिक विभाजन आपको बताया। भौतिक विभाजन अगर आप देखना शुरू करते हो तो राजस्थान राज्य को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित करा जाता है। 4 भौतिक प्रदेश अगर आप देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले मेरे को देखने को मिलता है पश्चिमी मरु प्रदेश। पश्चिमी मरु प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश।
अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर मेरे को देखने को मिलता है घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान को नाली व पाट के नाम से भी जाना जाएगा। नाली जो देखने को मिलेगा इसका मैं बोल सकता हूं गहरा क्षेत्र, घाटी क्षेत्र देखने को मिलेगा, और समतल क्षेत्र आपका पाट। बग्गी जो है वो उपजाऊ मैदान हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका, ठीक है। वो नदी जब देखेंगे तब मैं बता दूंगा कहां से प्रवेश कर रही है, कहां तक जा रही है। ध्यान रखना ये उत्तर का मैदान जो है वो सिंधु के मैदान का हिस्सा है, या मैं बोल सकता हूं दोआब, तो आप बोल सकते हो सिंधु सतलज और घग्गर का दोआब जो है वो यहां पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद में आपको देखने को मिलती है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि मैं बोल सकता हूं कि साहब इसकी ऊंचाई जो है वो देखने को मिलेगी 200 से 500 मीटर। देन यहां पे हम बोल गए हैं शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसको क्या कहा जाएगा आपका बांगड़ क्षेत्र जो है ये कहा जाएगा। यहां पे नदी देखने को मिलती है कातली नदी, और इसको बोलते हैं कातलिक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र जो है ये हम कहते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई इशू नहीं है आपको, उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होगा। चलिए, तो यहां तक आपने इसकी बात करी है ना सर, ये टाइम से ओके। तो यहां तक अपन ने बात करी युक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेशों को 4 में बांटा अपन ने, बांटा घग्गर, उसके बाद में अपन ने बांटा यहाँ पे शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, जिसको बांगड़ के नाम से बोला गया। देन उसके बाद में अपन ने देखना शुरू करा यहाँ पे नागौर उच्च भूमि, और फिर लास्ट में अपने को देखने को मिलता है लूनी प्रवाह क्षेत्र आपका। ये 4 जो है ये प्रदेश देखने को मिले। दैट्स ऑल। इससे ऊपर यहाँ पे जो कंटेंट दिया है किसी भी तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं को घुमा फिरा सकता है वो। ओके, चलिए अब यहां से मैं निकल के आया थोड़ा सा आगे। आगे मैं आता हूं तो मेरे को देखने को मिलता है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये देखने को मिलेगा राजस्थान राज्य का। अब देखो अरावली के फैक्ट भी देखते हैं पुराने और कंसेप्ट भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे जहन में आएगा, जो मेरे दिमाग में आएगा, है ना, दिमाग में मेरे क्या क्वेश्चन आएगा, मेरे क्वेश्चन ये आएगा कि सर जो अरावली है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो किस काल का पर्वत है? मैं बोलूंगा कि साहब जो समय था कैम्ब्रियन से पूर्व उसको बोला गया प्री कैम्ब्रियन। ये नाम याद रख लेना, प्री कैम्ब्रियन। बेसिकली ये नाम जो है यूरोप का है, एक कैम्ब्रिज क्षेत्र है, कैम्ब्रिया क्षेत्र है। कैम्ब्रिया क्षेत्र में जो चट्टानें मिली थी वो सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई। ब्रिटेन मतलब यूरोप के अंदर एक जगह कैम्ब्रिया, आपने नाम सुना हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, है ना, यूके के अंदर। तो वहां पे एक जगह देखने को मिलती है कैम्ब्रिया, वहीं से शब्द आया। कैम्ब्रिज के अंदर कुछ चट्टानें देखने को मिली जिसको कहा गया कि वे पृथ्वी की बहुत पुरानी चट्टानें। उससे भी पुरानी चट्टानें देखने को मिली अरावली में, तो उसको कहा प्री कैम्ब्रियन काल का है भाई ये आपका। अब प्री कैम्ब्रियन काल का है तो निर्माण कैसे हुआ? तो देखो निर्माण के अनुसार ये पर्वत जो है वो है वलित। निर्माण के अनुसार 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, वलित होता है, ज्वालामुखी होता है, और एक होता है हमारे भ्रंश पर्वत। भूगोल में हम निर्माण के अनुसार 3 ही पर्वत बताते हैं, वलित, ज्वालामुखी और भ्रंश। अरावली कैसा है? वलित पर्वत निर्माण के अनुसार, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत। कोई इसके साथ का है यूरोप का, अमेरिका का जो है वो मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पे अपलेशियन। अपलेशियन इसके समकालिक बताया जाता है। यूराल मैं बोल सकता हूं आपका, इसके अलावा यूराल पर्वतमाला जो है उसको भी बोल दिया जाता है ना। ये दोनों जो हैं इसके समकालिक पर्वत हैं। वर्तमान में स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान में स्वरूप जो है वो है अवशिष्ट।
रेलिक्ट माउंटेन है ये, अवशिष्ट मतलब अवशेष दिखाई देते हैं, ये घिस चुका है बीच बीच में से। कैसा पर्वत है? प्राचीन वलित, और वर्तमान में स्वरूप कैसा है? अवशिष्ट। जैसे हिमालय नवीन वलित, वलित मतलब दो क्षेत्रों के मिलने से जो है इस पर्वत का निर्माण हुआ है, दो स्थलों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है ना। जैसे भारत के ऊपर में हिमालय में हिमालय देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अपन नवीन वलित पर्वत। वैसे ही अरावली है प्राचीन वलित पर्वत, वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट। अगर पूछे मुझसे कि निर्माण के अनुसार अरावली कैसा है, मैं बोलूंगा वलित। ऑप्शन में दे रखा है अरावली किस प्रकार का पर्वत है, उसमें वलित दे दिया, अवशिष्ट दे दिया, ज्वालामुखी दे दिया, भ्रंश दे दिया, आंसर होगा वलित। कौन सा वलित? प्राचीन वलित। वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट आपका। ठीक है। राज्य कौन कौन से हैं? सब सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अलावा थोड़ा बहुत जो है ये आपका गुजरात के अंदर भी पाया जाता है। उसके अलावा आपका हरियाणा यहां पे जो देखने को मिलेगा, अपने हरियाणा में भी देखने को मिलेगा ये आपका। और दिल्ली जो है ये दिल्ली के अंदर भी पाया जाएगा। दिल्ली में जो रायलसीमा हिल्स हैं वो इसी का विस्तार है। हरियाणा के अंदर आप देखना शुरू करोगे मानेसर वगैरह, यहाँ पे आपको अरावली दिखाई दे जाएगा। गुड़गांव के निकट मानेसर है, यहाँ पे अरावली की डूंगरी दिखाई दे जाएंगी आपको। राजस्थान में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात के अंदर आप देखना शुरू करते हो तो स्पेशली वडोदरा के पास में आपको पावागढ़ जगह देखने को मिलती है। वहां पे जो श्रृंखला है, जो पहाड़ी है, वो अरावली ही है। तो मैं बोल सकता हूं कि साहब 4 राज्यों के अंदर है। दिल्ली को अर्ध राज्य बोल दो आप अपना, राजस्थान, हरियाणा और आपका गुजरात, और थोड़ा बहुत जो है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन जहां देखने को मिलता है वहां तक विस्तृत। हरियाणा में इसको क्या कहते हैं? डोसी पहाड़ियां। ये आप ध्यान रखना, अरावली को हरियाणा में क्या कहेंगे? डोसी पर्वत जो है उसके नाम से जाना जाता है। फैक्ट की बात करता हूं तो मैं बोल सकता हूं, देखो, पश्चिमी मध्य प्रदेश राजस्थान राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग रखता था, तो अरावली प्रदेश राजस्थान राज्य का लगभग 9% भूभाग, जहां पे 10% जनसंख्या जो है निवास करती है। प्री कैम्ब्रियन काल का एक प्राचीन वलित पर्वत, वर्तमान स्वरूप जिसका अवशिष्ट। तुलना अमेरिका के अपलेशियन से की जा सकती है, वो भी प्राचीन वलित पर्वत है, इसका साथी ये है। उसके अलावा इसके अंदर जो भारत में चट्टानें मिलती हैं वो मिलती हैं धारवाड़ क्रम की। और पूछे कि अरावली में किस क्रम की चट्टानें मिलती हैं? धारवाड़ क्रम की प्राचीन चट्टानें मिलती हैं। धात्विक है, धात्विक खनिजों की प्राप्ति होगी यहां से। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, विस्तार कैसे? ऐसे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और मैं बोल सकता हूं इसकी जो कुल लंबाई देखने को मिलेगी वो होगी 692, और राजस्थान राज्य के अंदर 550, ये आपको देखने को मिलेगी। अगर मुझसे पूछ ले कि अरावली पर्वत जो है इसका विस्तार कितना होगा, 692, राजस्थान राज्य के अंदर कितना होगा आपका 550 किलोमीटर। ये पुराने फैक्ट हैं, ये पहले राजस्थान के अंदर पूछे जा चुके हैं कि कितना विस्तार है, विस्तार कैसे देखने को मिलता है। मैं बोलूंगा कि साहब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है ये इसका विस्तार देखने को मिलेगा। विभाजित तो मैं बोल सकता हूं राजस्थान को 2 असमान भागों के अंदर, वर्षा के आधार पे भी, संस्कृति के आधार पे भी, और उसके अलावा भौतिक आधार पे भी, और आर्थिक आधार पे भी, और सामाजिक आधार पे भी, हर आधार पे। अरावली क्या जल विभाजक है? बिल्कुल है जल विभाजक। अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियां सब किसका होंगी? मैं बोल सकता हूं अरब सागर के प्रवाह में जाने वाली नदियां। और अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां, अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदियां होंगी, और पश्चिम से निकलने वाली नदियां वो होंगी अरब सागर के प्रवाह का प्रतिरूप। अरावली राजस्थान के अंदर जल विभाजक और वर्षा विभाजक दोनों हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं कि उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीप भारत की नदियां, उसका विभाजन तो बोल सकता हूं कि हाँ साहब अरावली के द्वारा हम कर देते हैं। ठीक, अरब सागर बंगाल की खाड़ी का विभाजन अरावली के द्वारा कर देते हैं। जैसे यहाँ से लूनी निकल रही है आपका अरब सागर में जा रही है, यहाँ से आपको बनास दिखाई दे रही है तो वो आपका बंगाल की खाड़ी में जा रही है। मैं अरावली की बात कर रहा हूं। आप यहां पे ये मत बोलना कि सर माही जो है वो निकल के अरब सागर में जाती है, ऐसे कैसे? माही अरावली से नहीं निकल रही है, हम अरावली के पूर्व और पश्चिम से निकलने की बात कर रहे हैं। तो अरावली के पूर्व से जो भी नदी निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और पश्चिम से जो निकलेगी वो अरब सागर में जाएगी। उम्मीद है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का आपको पता होगा भारत के भूगोल के अनुरूप। ठीक, देन अब यहां पे अपन देखते हैं, मैं ये भी बोल सकता हूं, देखो यहां पे अरावली में एक चीज और, चलो आगे देखेंगे, वर्षा देखेंगे ना तब देखेंगे उसको। अब अरावली का हम क्या करते हैं? विभाजन, मतलब इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से
3 भागों के अंदर विभाजित कर लेते हैं, है ना, 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं इसको। 3 भाग कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि साहब मेरे को देखने को मिलेगी दक्षिणी अरावली, फिर मेरे को देखने को मिलेगी मध्य अरावली, फिर मेरे को देखने को मिलेगी आपकी उत्तरी अरावली। ऐसे अपन इसको विभाजित करते हैं। क्या देखा? सबसे पहले ये देखने को मिली दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली, इसकी सर्वाधिक चौड़ाई और सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे ज्यादा चौड़ाई और सबसे ज्यादा ऊंचाई। मध्य अरावली न्यूनतम चौड़ाई, सबसे कम जो है वो चौड़ाई देखने को मिलेगी आपकी मध्य अरावली की, है ना। अब यहां पे कुछ फैक्ट और कि साहब अरावली जो है, ये मैंने बताई दिया आपको कि साहब राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर, कुल कितना प्रतिशत? तो 80% है। प्रतिशत भी ध्यान रख लीजिएगा, कई बार प्रतिशतता भी पूछ लेता है। तो दक्षिण पश्चिमी भाग अत्यधिक चौड़ा और उत्तरी पूर्वी भाग आपका सकड़ा देखने को मिलता है अरावली का। देन इसके बाद में मैंने आगे देखना शुरू करा, अरावली उत्तर पूर्व की तरफ, जैसे देखो ये दक्षिण पश्चिम, यहां पे उदयपुर सिरोही यहां से जाते हैं ना अपन उत्तर पूर्व की तरफ, जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ जाओगे तो विखंडित होती चली जाती है। दक्षिणी अरावली सर्वाधिक विस्तृत है, अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष, राजस्थान में 80% विस्तार और ऊंचाई औसत 930 मीटर। ये 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है अरावली पर्वत की। मैं बोल सकता हूं उत्तर पूर्व के अंदर देखने को मिलेगा आपको खेतड़ी की पहाड़ियां, और खेतड़ी की पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम के अंदर आपको देखने को मिलता है खेड़ ब्रह्मा। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि साहब खेड़ ब्रह्मा से लेकर के खेतड़ी तक इसका राजस्थान राज्य के अंदर ही आपको विस्तार देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अपन देखना शुरू करते हैं कुछ अरावली के फैक्ट। मैंने कहा कि साहब दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई जो है ये देखने को मिलेगी। अब दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कौन से जिले में है? तो मैं बोलूंगा कि साहब उदयपुर जिला सर्वाधिक चौड़ाई रखता है। सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की कहां है? गुरु शिखर सबको पता है, सिरोही है, सिरोही में सबसे ज्यादा ऊंचाई है। न्यूनतम ऊंचाई कौन से जिले में है? तो जयपुर जिले में न्यूनतम ऊंचाई। और न्यूनतम चौड़ाई कौन से जिले में? तो अजमेर जिले में न्यूनतम चौड़ाई। ये आपको 4 फैक्ट यहां पे ध्यान रखने हैं। अब यहां से हम निकले थोड़ा सा और आगे की तरफ, प्रादेशिक विभाजन 3 भाग करें। अब इन 3 भागों को हम देखना शुरू करते हैं कि साहब ये 3 भाग कैसे कैसे हैं। सबसे पहले दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली जो देखने को मिलेगी, इसका विस्तार जो देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा सिरोही से अजमेर के मध्य, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका जो देवगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं यहां तक, सिरोही से देवगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद के निकट जो है यहां पे होगी, ये तो होगी दक्षिणी अरावली। देन देवगढ़ की पहाड़ियों से लेकर के सांभर झील के मध्य, ये देखने को मिलती है मध्य अरावली। और सांभर से लेकर के खेतड़ी तक ये देखने को मिलती है उत्तरी अरावली। इस तरीके से अपन विभाजित करते हैं। दक्षिणी अरावली सिरोही से लेकर के देवगढ़ तक, मध्य अरावली देवगढ़ से लेकर के सांभर झील तक, और उत्तरी अरावली सांभर झील से लेकर के कहां तक देखने को मिलेगी? खेतड़ी तक। अब यहां पे आप एक चीज देखो जरा, थोड़ी सी मतलब सोचने लायक बात है। किसी ने मेरे को पढ़ाया कि साहब मैं अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों के अंदर विभाजित करता हूं। मैंने आपको एक मोटा सा फैक्ट बताया कि अरावली का विस्तार जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अब देखो यार, प्लीज मुझसे ये उम्मीद मत करना मैं आपको ये बताऊंगा कि अरावली तानपुरे जैसी दिखाई देती है। मैं उम्मीद भी नहीं करता किसी भी पेपर के अंदर, अच्छे स्तर के पेपर में, कि वो आपसे पूछेगा कि अरावली की आकृति कैसी है, अरावली किस वाद्य यंत्र जैसा दिखाई देता है। वो गए जमाने के क्वेश्चन हो गए कि तानपुरे जैसा दिखाई देता था, ठीक है, वो पुराने प्रश्न हो गए। अब नहीं पूछेगा कि अरावली तानपुरे जैसा दिखाई देता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी मतलब ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरावली कैसा दिखाई देता है ना। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो, तो मैंने कहा कि सर दक्षिणी अरावली जो है सिरोही से लेकर के मेरे को देवगढ़ तक देखने को मिली, यानी कि इसमें सिरोही और उदयपुर आपका ये जिला आता हुआ दिखाई देगा, है ना। मध्य अरावली आपका वही मैं बोल सकता हूं ब्यावर और अजमेर,
देवगढ़ से लेकर के आप सांबर झील तक। अच्छा यहां पे है ना, ये सांबर झील आ गई और सांबर झील से फिर खेतड़ी तक जो उत्तरी अरावली की शुरुआत होती है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सांभर झील के द्वारा अरावली को विभाजित किया जाता है। बिल्कुल बांटती है सांभर झील किसको? मध्य अरावली को उत्तरी अरावली से। ठीक है, मध्य अरावली व उत्तरी अरावली इन दोनों को विभाजित करती हुई दिखाई देती है क्या? सांभर झील आपकी। मध्य अरावली को उत्तरी अरावली से कौन विभाजित करता है? सांभर झील। इन दोनों के बीच में विभाजक रेखा का कार्य कौन करता है? सांभर झील। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। नागौर उच्च भूमि की ऊंचाई बताई मैंने 300 से 500 मीटर आपको। अरावली की औसत ऊंचाई बताई मैंने 970 मीटर आपको। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूं किसको? दक्षिणी अरावली को। अब देखो यहां पे है ना, मैं इसको प्रादेशिक रूप से ही पढ़ूंगा, उसके अलावा मैं इसके स्थानीय नाम भी जानूंगा और उसके अलावा कौन सी चोटी कहां पे है मैं ये भी जानूंगा। यहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके 4 पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो जितने भी आपके शिखर हैं, अब देखो आप उठा के देख लो पेपर फर्स्ट ग्रेड का, अभी आरपीएससी ने करवाया है, वो गुरु शिखर आपका हो गया, शेर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, अचलगढ़ हो गया, ये भूल गया उसको, वो है ना, वो गुरु शेर जरा दिल से आशा रखो, गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा जरगा अचलगढ़ कुंभलगढ़, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा है, उसके नीचे से जा रहा है, आ रहा है ऋषिकेश से कि हाँ भाई ऋषिकेश से चलते हैं, वो आ रहा है रघुनाथगढ़ से, भाई रघुनाथगढ़ से क्रम बताओ। मतलब शुरुआत के 5-7 क्रम तो याद रखने ही है, मतलब अब उसके बाद में आपको क्रम याद रखने लगभग 15 तक, लगभग 15 से 20 तक वो क्रम। पहले तो इनके सीक्वेंस पता होने चाहिए। दूसरा मेरे को पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय आधार पे कौन सी पहाड़ी कहां पे है। दक्षिणी अरावली में कौन सी, जैसे कई बार पूछा था ऋषिकेश, ऑब्वियस दक्षिणी अरावली के अंदर है। नाग पहाड़ियां सबको पता है मध्य अरावली के अंदर है। रघुनाथगढ़ सबको पता है उत्तरी अरावली के अंदर है। भानगढ़ सिरावासा, सिरावासा पूछ लेगा, सिरावासा कौन सी अरावली का हिस्सा है? उत्तरी अरावली का। अच्छा अब मेरे को उनके जिले भी पता होने चाहिए, जैसे मेरे को पता होना चाहिए कि सर सिरावासा जो है ये अलवर के अंदर है। बरवाड़ा की पहाड़ियां सब जयपुर के अंदर पड़ती हैं, बरवाड़ा की पहाड़ियां है ना। विराटनगर की पहाड़ियां सब जयपुर जो है उसके अंदर पड़ती हैं आपकी, विराटनगर की पहाड़ियां। तो मेरे को इनके जिले जो है ना वो भी पता होने चाहिए, कौन सी अरावली में है, उत्तरी में है, मध्य में है या दक्षिणी अरावली के अंदर है, मेरे को यह भी इनका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तीसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है वो इन पे बनता है इनके स्थानीय नाम, मगरा हो गया, देशरो हो गया, ठीक है, ये आपको यहां पे पता होने चाहिए। एक चौथा जो पैटर्न आता है वो हार्डली यहां पे इनके दर्रे जो है वो पूछ लेता है, उसके अलावा इन 4 पैटर्न से ऊपर यहां पे क्वेश्चन आपके अरावली से नहीं बनते हैं। अब देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले मैं अध्ययन शुरू करता हूं किसका? दक्षिणी अरावली का। दक्षिणी अरावली आते ही मेरे जहन में, मेरे दिमाग में नाम आता है उदयपुर का, और उदयपुर के लिए शब्द यूज करा जाता है आपका मेवाड़, है ना। देखो दक्षिणी अरावली आप देखोगे तो यहाँ पे आपका उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर के अलावा आपको कुछ भाग जो है यहाँ पे सिरोही का देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा भाग आपको जो है यहाँ पे राजसमंद का देखने को मिल जाएगा। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही दक्षिणी भाग जो है यहाँ पे विस्तृत देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा चौड़ाई उदयपुर के अंदर है। तो देखो सबसे ज्यादा विस्तृत अरावली कहां मिलेगी, मैं बोलूंगा साहब दक्षिण के अंदर। ये जो दक्षिणी अरावली है ये क्या है? सबसे ज्यादा विस्तृत। सबसे ज्यादा ऊंचाई भी किसकी है? दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर। अब देखो कुल अरावली की याद रखना 970, इस दक्षिणी के 1000 मीटर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही 3 जिले मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब यहां पे मेरे को क्या क्या देखने को मिलेगा मेरे को यह पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इस दक्षिणी अरावली को मैं देखता हूं। अभी मैंने आप लोगों से बात करी कि सर इसकी चौड़ाई भी सर्वाधिक है, इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक है। तो यहां पे अगर आप देखना शुरू करते हो तो यहां पे आपको जो जिला देखने को मिला वो देखने को मिला, एक तो सिरोही और एक देखने को मिला उदयपुर। सबसे पहले मैं देखना शुरू करता हूं सिरोही जिले को। अब देखो
सिरोही जिले के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहां पे जाओगे, कहां पे, आप आबू क्षेत्र जो है यहां पे जाओगे, और आबू क्षेत्र पे आपको एक पठार देखने को मिलेगा जिसका नाम है उड़िया का पठार। ये उड़िया का पठार राजस्थान राज्य का सर्वोच्च पठार है, ठीक है। और इसी उड़िया के पठार पे एक शिखर देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा गुरु शिखर। ये गुरु शिखर जो है राजस्थान राज्य का सर्वोच्च शिखर है। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा शेर, यहीं पर देखने को मिलेगा आपको दिलवाड़ा। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, आपका ये 3 मेजर शिखर हैं यहां पे उड़िया के पठार पे। अब इसके थोड़े, अब यहां पे एक ध्यान रखना, तीव्र ढालयुक्त पहाड़ी जो है इसको क्या कहते हैं यहां पे हम, भाकर। और मुझसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से अरावली की तीव्र ढालयुक्त पहाड़ियों को भाकर के नाम से जाना जाता है, मैं सर सिरोही में जाना जाता है। यहीं से थोड़ा सा आप आगे आ जाइए उदयपुर। उदयपुर के अंदर आपको, मतलब मैं मेवाड़ की पहाड़ियों की बात कर रहा हूं, उदयपुर के अंदर आप आएंगे तो यहां पे आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा गोगुंदा, और एक जगह देखने को मिलेगी कुंभलगढ़। इस गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य यहां पे एक पठार, ये पठार देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा भोराट का पठार। और इस भोराट के पठार पे एक शिखर पाया जाता है, ठीक। गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक जो है आप यहां पे आएंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक भोराट का पठार, और भोराट का पठार देखना शुरू करते हैं तो यहां पे आपको एक शिखर देखने को मिलेगा। और स्पेशली मैं बोल सकता हूं शिखर को जो है अपन क्या कहेंगे, जरगा पर्वत। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। वो ट्रिक है ना, गुरु से दिल से जरा आशा रखो, तो गए से गुरु शिखर, ठीक है, फिर उसके बाद में से शेर, फिर दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, ऐसे हैं ये, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। जरगा जो है ये चौथा शिखर है, और आप देखना शुरू करोगे ये कहां दिखाई देगा, उदयपुर में, और कहां दिखाई देगा, भोराट के पठार पे। कई बार क्वेश्चन पूछा कि भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर होगा, जरगा होगा। भोराट का पठार पाया जाता है गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ के मध्य, सर्वोच्च शिखर जरगा आपका। देन एक नाम और आता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, भोमट का पठार। ध्यान रखना यहां पे बांसवाड़ा से लेकर के सिरोही के मध्य भोमट का पठार, जिसमें आपको सिरोही भी आता हुआ दिखाई देगा, उदयपुर भी आता हुआ दिखाई देगा, डूंगरपुर भी दिखाई देगा, और बांसवाड़ा दिखाई देगा। यहां पे है भोमट का पठार, और भोराट का पठार कहां पे है, उदयपुर में है आपका, ठीक है। भोराट का और भोमट का जो है, आई थिंक ये दोनों आपको यहां पे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा अरावली के दक्षिणी भाग को, तो इसकी मैं बोल सकता हूं कि गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक ये जो है यहां पे मध्य पठारी भाग है जिसको बोलते हैं भोराट का पठार। इसकी ऊंचाई 1225, राजस्थान राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार देखने को मिलेगा। और यहीं पर मेरे को एक पर्वत देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे जरगा। जरगा भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर मेरे को देखने को मिलता है। भोमट का पठार नोट डाला हुआ है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो है यहां पे देखने को मिलेगा। देन उदयपुर जिले में जो पहाड़ियां होंगी, जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां होंगी, इनका स्थानीय नाम होता है मगरा या मगरी। मुझसे पूछ ले मगरा या मगरी पाई जाती है, मैं बोलूंगा उदयपुर के अंदर तस्त्री नुमा पहाड़ियां। यहीं पर उदयपुर के अंदर ही आपको 2 पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, रागा और जरगा। और रागा और जरगा के मध्य साल भर हरा भरा क्षेत्र देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं देश हरो आपका। सिरोही में कटी फटी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर। एक ध्यान और रखना, भाकर या भाकरी ये स्पेशली स्थानीय रूप से जालौर के अंदर पहाड़ियों को कहा जाता है। जैसे जयपुर बोलते हैं डूंगर डूंगरी, नाम आता है मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, ठीक है। स्थानीय रूप से पहाड़ियों को जयपुर में डूंगरी बोलते हैं। वैसे ही भाकर या भाकरी कहां कहते हैं अपन, जालौर में। रोजा भाकर, झारोला भाकर, ये नाम आएंगे आपके आगे। रोजा भाकर लग रहा है, झारोला भाकर लग रहा है, जालौर लगा देना, ठीक है।
रोजा, झारोला, इसराना, रोजा भाकर, झारोला भाकर, इसराना भाकर, सब कहाँ है? सारे के सारे जालौर में। तो उदयपुर के अंदर क्या कहा? मगरा या मगरी। और उदयपुर बेसिन मतलब उदयपुर एक नीचे क्षेत्र देखने को मिलता है, चारों तरफ तस्त्रीनुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इन पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। तो सीधा सीधा स्पष्ट पूछता है कि चारों तरफ उदयपुर में तस्त्रीनुमा पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती हैं? गिरवा के नाम से जानी जाती हैं। भाकर या भाकरी जालौर के अंदर। उसके अलावा मुझसे पूछ ले कि साहब ये बताओ कि कटी फटी पहाड़ियों को भाकर के नाम इसमें सिरोही में किस नाम से जानते हैं? मैं बोलूंगा भाकर के नाम से। पूछ ले कि साहब उदयपुर में स्थानीय नाम पहाड़ियों का क्या होगा? मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा। आप देखना शुरू करते हैं सीसा जस्ता के लिए, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। वैसे ही आपको पूछे उदयपुर के चारों तरफ तस्त्रीनुमा पहाड़ियां दिखाई देंगी, इनको बोलते हैं अपन गिरवा जो है ये बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, यहां से आगे आए तो मैंने कहा वही सिरोही के अंदर सबसे ऊंचा पठार बताया, जिसका नाम बताया मैंने आपको उड़िया का पठार। और मैंने कहा कि साहब उड़िया का पठार सर्वोच्च पठार है, इस पे देखने को मिलता है गुरु शिखर जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, देन सर आप यहां पे थोड़ा सा और आ जाइए, आपको उदयपुर में एक झील देखने को मिलेगी जयसमंद झील। उस जयसमंद झील के पूर्व में आपको एक पठार देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं लासड़िया का कटा फटा पठार। मैंने बात करी गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक भोमट के पठार की, सॉरी भोराट के पठार की। उदयसागर झील के पश्चिम में है, ये भी ध्यान रखना। उदयसागर झील के पश्चिम में है कौन सा? भोराट का पठार, गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक। और जयसमंद झील के पूर्व में है आपका लासड़िया का कटा फटा पठार, लासड़िया का कटा फटा पठार आपका। ठीक, नेक्स्ट सर, अब यहां पे एक चीज और आती है, आप देखना शुरू करते हो तो ये तो स्थानीय नाम हो गए हैं। मैं यहां पे देखना शुरू करता हूं तो मेरे को देखने को मिलता है आपका सिरोही जिला। और सिरोही जिले के अंदर ही अगर आप देखते हो तो सर्वोच्च शिखर अरावली का देखने को मिलता है गुरु शिखर या आबू पर्वत। आबू पर्वत पे ये कौन सा? गुरु शिखर आपका है ना। यहीं पर आप देखोगे आबू पर्वत आएगा, आबू पर्वत पे आपको एक देखने को मिलेगा उड़िया का पठार, और उड़िया के पठार का शिखर है गुरु शिखर, है ना। जैसे मान लो ये आबू पर्वत पे आप आए, यहाँ पे ऊपर देखने को मिला एक उड़िया का पठार है ऊपर की तरफ, और इस पे एक शिखर है गुरु शिखर, ऐसे है। अब यहां पे मैं देखना शुरू कर रहा हूं, ये जो आबू पर्वत है ये कठोर चट्टान है भाई, अपर्दन के फलस्वरूप या इतने करोड़ वर्ष पहले बना हुआ था नदी ने, उसके अलावा बारिश ने, उसके अलावा मानवीय क्रियाओं ने सारे पर्वत आपके घिस दिए, तोड़ दिए, अरावली बीच बीच में से विखंडित कर दिया, पर कहीं तो ये पूरा पूरा मिल रहा है। और सबसे ज्यादा जो है मतलब विकसित रूप से देखने को मिलता है मेरे को सिरोही के अंदर आबू पर्वत। क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि साहब ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान से बना हुआ है। किससे? ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टान से। दूसरा, इसके लिए भूगोल में एक वर्ड यूज करा गया है इंसेलबर्ग। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंसेलबर्ग का उदाहरण है, मैं बोलूंगा कि साहब गुरु शिखर जो है वो इंसेलबर्ग का उदाहरण है आपका। ठीक, नेक्स्ट सर, एक इसको बैथोलिथ भी कहते हैं। बैथोलिथ होती है विशाल गुंबदाकार संरचना ज्वालामुखी उद्गार के समय। तो कुछ भूगोलवेताओं ने इसको बैथोलिथ भी कहा है। बैथोलिथ और इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग मरुस्थल में मिलते हैं। मरुस्थल में क्या होता है कि भाई आप ये देख लीजिए, मान लो कि एक पर्वत है खूब बड़ा और हवा ने इसको घिसना शुरू करा मरुस्थल में, और धीरे धीरे इसका एक कठोर अवशेष दिखाई दिया बचा हुआ छोटा, इसको बोलते हैं अपन इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग मरुस्थल में ग्रेनाइट की कठोर चट्टान के अवशेष। तो राजस्थान में गुरु शिखर ग्रेनाइट का है, और किसका उदाहरण है? इंसेलबर्ग का। ध्यान रखना जालौर में भी ग्रेनाइट मिलेगा आपको। जालौर और आपका स्पेशली अपना सिरोही, यहां पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? ग्रेनाइट चट्टाने। इंसेलबर्ग और बैथोलिथ का उदाहरण देखने को मिलता है मेरे को यहां पे गुरु शिखर। देन सर, यहीं पर आबू पर्वत के पश्चिम में, यानी कि आप जालौर के अंदर आ जाओगे, यहां पे जालौर दिखाई देगा आपको। पहाड़ियां देखने को मिलेंगी मूल रूप से जालौर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियां। यहीं पर देखने को मिलेगा आपको सुंडा पर्वत, यहीं पर देखने को मिलेगा आपको डोरा पर्वत, यहीं पर देखने को मिलेगा आपको इसराना भाकर, यहीं पर देखने को मिलेगा रोजा भाकर, और यहीं पर देखने को मिलेगा झारोला भाकर। जसवंतपुरा की पहाड़ियां
उसके अलावा डोरा पर्वत, सुंडा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर, ये सब यहीं देखने को मिलेंगे। बाड़मेर में आप आ जाइए, आपको स्पेशली देखने को मिलेगा बालोतरा। और बालोतरा की अगर मैं बात करता हूं तो बालोतरा जो है यहां पे आपको गोलाकार पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, इनको बोलते हैं 56 की पहाड़ियां। नाकोड़ा पर्वत जो है ये कहेंगे, या शिवानी पर्वत क्षेत्र जो है ये कहेंगे यहां पे। ये इनको थोड़ा सा मैप के थ्रू अपन अब आगे देखते हैं कि साहब ये क्या कहानी है। आ जाइए, आ जाइए। देखो यहां पे मैं देखना शुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात करी किसकी, दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली का विस्तार जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मेरे को देवगढ़ तक, सिरोही से। और सिरोही जिले को अगर मैं देखना शुरू करता हूं, देखो यहां पे दिखाई दिया सिरोही, सिरोही में दिखाई दिया मेरे को गुरु शिखर, शेर, फिर दिखाई दिया यहां पे दिलवाड़ा। यहीं पर देखने को मिलता है मेरे को सर्वोच्च पठार, राजस्थान का उड़िया का पठार। फिर मैं आया कहां पे, मैं आया उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर मेरे को देखने को मिलता है कि आपका गोगुंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक कौन सा देखने को मिलेगा, भोराट का पठार। और भोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर देखने को मिलेगा जरगा पर्वत। दक्षिणी अरावली के अंदर भोमट का पठार मेरे को देखने को मिलता है जालौर से सॉरी आपका सिरोही से लेकर के बांसवाड़ा तक, यहां पे है भोमट का पठार। स्थानीय रूप से उदयपुर के चारों तरफ जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां जो हैं इनको कहा जाता है गिरवा। और उदयपुर के अंदर अरावली की पहाड़ी को कहा जाता है मगरा या मगरी, जैसे मोच या मगरा या बरोड़ मगरा। उसी तरीके से आप देखना शुरू करोगे तो सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां हैं इनको बोलेंगे भाकर। और भाकर व भाकरी कहा जाता है कहां पे, जालौर के अंदर अरावली की पहाड़ियों को आपका। अब यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं तो यहां पे मेरे को ग्रेनाइट की चट्टानें देखने को मिलेंगी कहां पे, स्पेशली सिरोही जिले के अंदर। आबू शिखर को विशाल इंसलबर्ग या बैथोलिथ की भी संज्ञा दी जाती है। उसके अलावा मैं देखना शुरू करता हूं तो मैं यहां पे आता हूं जालौर के अंदर। तो जालौर के अंदर मेरे को जो पहाड़ियां देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेगी सबसे पहले जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा के बाद में सुंडा पर्वत, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारलो भाकर, भादराजून और पांचोटा पहाड़ियां। ये याद रखना दक्षिणी अरावली में नाम पूछता है कहां पे हैं, कौन से जिले में हैं। जालौर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सुंडा पर्वत क्रम से हैं ये। फिर उसके बाद में सुंडा के बाद डोरा, डोरा के बाद इसराना, रोजा, झारोला, झारोला के बाद में आपको देखने को मिलेगी भाद्राजून और पांचोटा। ये सब कहां पे हैं, जालौर के अंदर हैं। जालौर के बाद में मैं आया बाड़मेर में, शिवानी गोलाकार पहाड़ियां ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। यहीं पे आपको इसको मालानी समूह की चट्टान जो है ये भी कहा जाता है। और यही आपको नाकोड़ा और 56 की पहाड़ियां भी जो है देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ियां स्पेशली जैसलमेर के अंदर अपन लेके चलते हैं, छोटी सी पहाड़ियां हैं। ये इतनी सी कहानी जो है ये है आपकी दक्षिणी अरावली की, इस क्षेत्र की। अब देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊंचाई है दक्षिणी अरावली की और सर्वाधिक चौड़ाई है दक्षिणी अरावली की। सबसे ज्यादा ऊंचाई, सबसे ज्यादा चौड़ाई। तो कभी भी जब पर्वत आपके अधिक ऊंचे होंगे तो उनके सम्मुख जो ढाल मतलब वायु आती है वहां पे बारिश अधिक होती है। आपको यहां पे दक्षिणी अरावली के दक्षिण में, यानी कि मैं बोल सकता हूं जो आबू क्षेत्र देखने को मिलेगा, यह राजस्थान राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखने को मिलेगा। अरावली के अंदर सर्वाधिक सघन वनस्पति भी यहीं देखने को मिलेगी। आप उदयपुर के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा आरक्षित वन यहीं पाए जाते हैं। आप यहीं पर देख लीजिए, अरावली के पूर्वी ढाल पे आपको सघन वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात हुई किसकी, दक्षिणी अरावली की। फिर उसके बाद में अपन आते हैं क्या नेक्स्ट, यहां पे मध्य अरावली जो है ये। ठीक, तो मध्य अरावली और उत्तरी अरावली जो है ना, इसको कल और इसके बाद में अपन पूर्वी मैदान और एक अपना दक्षिणी पूर्वी पठार फिजिकल डिवीजन पूरा कर देंगे कल, है ना। फिर फिजिकल डिवीजन के बाद में अपन आगे चलेंगे। तो उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको समझने में आई होंगी। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जो है इसका प्ले स्टोर लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो और कोई आपको डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होगा। क्लास का टाइम जो है मैं फिक्स कर देता हूँ डेली रात को 8 बजे।
क्योंकि देखो 7 बजे का ऐसा है कि मैं कई बार ऑफिस से हो जाता हूँ लेट आने में, तो हो सकता है कि भाई मैं ना ले पाऊँ क्लास। पर ये है कि 8 बजे अपन हर हाल मिलेंगे, तो एक फिक्स टाइम अपन निर्धारित कर देते हैं, डेली रात को 8 बजे इस क्लास रहेगी। तो आपके जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, और हाँ, यूट्यूब पे मैं जल्दी क्वेश्चन भी शुरू कर दूंगा आज या कल में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।